What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is part 2 of unit 3 of chapter 9. तो हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. अब बस WTO के एग्रीमेंट्स और एक दो छोटे छोटे पॉइंटर्स बचे हैं, उसको करते हैं समाप्त. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. हाँ तो मेरे प्यारे चिंटूज और चिंटीज, अब WDO ने WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि सक्सेसर है किसका, गैट का, है ना. तो वहां पे कुछ एग्रीमेंट्स बनाए जहां पे कुछ चीजों पे डिसाइड करा गया कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे सो दैट ट्रेड फ्री हो सके, इजी हो सके, आसानी से हो सके. तो वो क्या एग्रीमेंट्स है? सबसे पहला एग्रीमेंट बोल रहा है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. यानी कि WTO ने बोला भाई ऐसा है, कुछ रूल्स होंगे जिसके अंदर गुड्स होंगे, सर्विस होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगी, ताकि हम ग्लोबल ट्रेड को फेयर बना सकें. भाई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, सब क्लियर होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल. प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब होता है? स्टेबल, कि भैया हम बार बार चीजों को, पॉलिसीज को बहुत तेजी से चेंज नहीं करेंगे, ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम प्रिडिक्ट कर पाए. परफेक्ट. अब सबसे पहले एग्रीकल्चर पे क्या डिसाइड करा गया? एग्रीकल्चर पे डिसाइड करा गया कि भैया एग्रीकल्चर का प्रॉपर मार्केट एक्सेस. प्रॉपर मार्केट एक्सेस का क्या मतलब हुआ? यानी कि एग्रीकल्चर हर बाजार तक पहुंचना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. तो इस तरीके से व्यापार करो कि एग्रीकल्चर अच्छे से फैले. तो मार्केट एक्सेस पे बात हुई. उसके साथ साथ बात हुई डोमेस्टिक सपोर्ट पे, कि किस तरीके से कितना डोमेस्टिकली सपोर्ट करना है, कितना नहीं करना है. क्योंकि देखो अभी हम पीछे पड़ के आए कि हमें अपने, ठीक है हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, बट अगर कोई बाहर से भी अब गुड आ रहा है, कोई सर्विस आ रही है, तो उसको भी अब आप नेशनल प्रोडक्ट ही मान के चलो, उसके साथ अलग से भेदभाव मत करो. पहले जितनी मर्जी आप इंपोर्ट ड्यूटी ले लो, बट अब आपको कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है, कितना नहीं करना है, वो सारी चीजें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. और एक्सपोर्ट सब्सिडीज कितनी देनी है, ताकि हम अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट कर पाए और अच्छे तरीके से सब जगह तक पहुंचा पाए. तो एग्रीकल्चर पे ये सारी चीजें हैं. तीन चीजें ध्यान रखनी है: मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज. इट एम्स टू प्रमोट फेयर एग्रीकल्चरल ट्रेड. तो एग्रीकल्चर पे तो यही है. उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ की. सर किसकी हेल्थ की? ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ, है ना. ये कहीं पहले पढ़ा है क्या? एनिमल्स की हेल्थ, हमारी रिसोर्सेस की हेल्थ, हमारी प्लांट हेल्थ, हमारी ह्यूमन हेल्थ. याद करो, SPS एग्रीमेंट, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, अभी पीछे पड़ गया है. इट इंश्योर्स फूड सेफ्टी, कि भैया जो हम खाना खा रहे हैं वो कितना सेफ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, क्या वो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, यानी ह्यूमन हेल्थ. उसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल प्लांट डिजीजेस, क्या कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो किसी तरीके से फैल सकती है, वो चीज. इट प्रिवेंट मिस यूज ऑफ हेल्थ रूल्स एज हिडन ट्रेड बैरियर्स. अब कई जगह जो हेल्थ रूल्स होते हैं ना, कि ये रेस्ट्रिक्शन है, ये लाइसेंस लो, यहाँ से वेरीफाई कराओ, यहाँ से सैंपल टेस्टिंग कराओ, कई बार वो सैंपल टेस्टिंग ये वो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज बना देते हैं जिस वजह से ट्रेड ही नहीं हो पाता, वो कंट्री एंटर ही नहीं कर पाती किसी दूसरी कंट्री में. तो वो नहीं होना चाहिए. WTO ने बोला अननेसेसरी कंट्रोल्स नहीं बनाने, ये ध्यान रखना है. तीसरा, क्लोथिंग टेक्सटाइल पे, कपड़े के व्यापार पे क्या चीज आई बेटा? एक बहुत पुराना एग्रीमेंट चलता था जिसको बोलते थे मल्टी फाइबर अरेंजमेंट. ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया. ये MCQ में जरूर आ सकता है, ये ध्यान रखना है. सावधान इंडिया सवाल है ये, कि एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स में क्या आया, ध्यान रखना. पुराना जो अरेंजमेंट था मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, उसको हटा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया. एंड फेज्ड आउट टेक्सटाइल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ओवर 10 ईयर्स. यानी कि जो टेक्सटाइल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे उनको भी रिड्यूस करा गया, हटाया गया. परफेक्ट, बढ़िया सर. इसके बाद हमारे पास टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. टेक्निकल बैरियर्स कौन कौन से थे बच्चों? ये भी आप पीछे पढ़ के आए हो. टेक्निकल बैरियर्स में था ना कि टेक्निकलिटी, ये शेप होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. इसको भी एज अ बैरियर यूज किया जाता था, वो भी नहीं होना चाहिए. WTO ने बोला देखो, कंट्रोल्स यूज ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स सो दे डोंट बिकम अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स. वो अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स नहीं बनने चाहिए. इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल अलाइनमेंट. उसके बाद ट्रिम्स. ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स.
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का क्या मतलब है कि भैया बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, सपोज मैं इंडिया में हूं और कोई बाहर वाली कंट्री मेरे देश में इन्वेस्ट कर रही है, तो वहां पे मैं अननेसेसरी रूल्स रेस्ट्रिक्शंस ना बनाऊं। देखो क्या बोल रहा है, इट प्रिवेंट्स होस्ट कंट्री फ्रॉम इम्पोजिंग रूल्स लाइक लोकल कंटेंट ही बिकना चाहिए, ट्रेड बैलेंस होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो उन पे आप अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, बर्डन्स, रूल्स, रेगुलेशंस ना लगाओ। बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट रखो। ये डब्ल्यूटीओ क्लियरली बोलता है, डब्ल्यूटीओ साफ साफ बोलता है भैया ट्रेड को बढ़ाना है ना। उसके बाद एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। अब एंटी डंपिंग आपने पढ़ा ना कि कोई नेशन, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपने गुड्स डंप कर रही है तो उसका रिस्पॉन्स एंटी डंपिंग होता है। बट कई बार एंटी डंपिंग का नेगेटिव यूज किया जाता है, मतलब जान के उसको एंटी डंपिंग बोल के दूसरी कंट्री को घुसने ही नहीं दिया जाता, वो नहीं होना चाहिए। इट सेट क्लियर रूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डंपिंग। क्लियर रूल्स होंगे जहां से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डंपिंग हो रही है, कंट्रोल कर पाओगे डंपिंग को, एंड एम्स टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ एंटी डंपिंग लॉज। ठीक है, एंटी डंपिंग पे बहुत चर्चा हो गई इस चैप्टर में। 6 हो गए, आओ सर, आधे तो होने वाले हैं। उसके बाद कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट। कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट, ये कस्टम क्या है भाई? देखो, जब भी हम एक देश में किसी दूसरे देश से माल मंगाते हैं तो उस पर एक ड्यूटी लगती है जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी में गुड्स का वैल्यूएशन, कितना क्वांटिटी, कितना उस पे टैक्स, उसको लेके भी डब्ल्यूटीओ क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स बनाता है। आप अननेसेसरी कस्टम ड्यूटीज चार्ज नहीं करोगे, उल्टे सीधे रूल्स नहीं बनाओगे, ट्रेड को सिंप्लीफाइड रखने के लिए ट्रांसपेरेंट रखोगे, चीजों को इजी रखोगे, फेयर रखोगे। ये है। इट प्रमोट्स यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए कि गुड्स की वैल्यू कैसे लगेगी कस्टम्स पे। इट अवॉइड्स आर्बिट्री वैल्यूएशन बाय द कंट्रीज। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है कि किसी भी तरीके से वैल्यूज को एक तरीके से फोर्स्ड करना, कम ज्यादा करना, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अच्छा सर। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एग्रीमेंट। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है बेटा कि जो गुड्स हैं अगर किसी देश में जा रहे हैं तो उनका प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है। शिप में चढ़ने से पहले इंस्पेक्शन होता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, जो गुड्स बताए गए थे वही है या नहीं है, कुछ गलत सामान तो नहीं आ रहा ना, तो उस पे भी एग्रीमेंट, राइट। रेगुलेट्स, इसमें रूल्स बनते हैं कि प्री शिपमेंट कैसे होगा, किस तरीके से करा जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन इंस्पेक्शन। ये जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स हैं वो बहुत क्लियरली सारी चीजें कराएं, बहुत मिसगाइड ना करें किसी भी चीज पे, अननेसेसरी लाइसेंसेस वगैरह ना हो, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ना हो प्री शिपमेंट पे। उसके बाद रूल्स ऑफ ओरिजिन के एग्रीमेंट। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं सर? देखो बेटा, बेसिकली जब कोई माल एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री में बेचती है ना, तो सामने वाली कंट्री उससे एक सर्टिफिकेट मांगती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि सबूत दो ये माल कहाँ पे बना है। क्योंकि कई बार ना वो माल ऐसी देश में बना होता है जिसके साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे होते ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो वो क्लियरिटी के साथ बताया जाना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये है। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे भी कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि ऐसा ही चाहिए, इस प्रोसेस के थ्रू होके बनना चाहिए। तो उस पे भी डब्ल्यूटीओ क्लैरिटी बोलता है कि किस तरीके से ओरिजिन डिसाइड किया जाएगा। देखो, स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया टू डिसाइड अ प्रोडक्ट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। एक क्राइटेरिया बना दिया कि कैसे डिसाइड होगा उसका ओरिजिन, एंड इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ एंड कोटास। ठीक है ना, क्योंकि देखो किसी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, कौन सा एग्रीमेंट, किसी के साथ यूनिलेटरल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट्स हमने पीछे पढ़े। बढ़िया सर। इंपोर्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। अब देखो ये वही है कि लाइसेंस जो हमको चाहिए, इंपोर्ट का लाइसेंस, वो भी सिंप्लीफाइड रखा जाए प्रोसीजर्स को। इट सिंप्लीफाइज लाइसेंसिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग बैरियर्स। लाइसेंस एक बैरियर नहीं होना चाहिए। देन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ नेशंस जो हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज देते हैं अपनी एक्सपोर्टर को कि भाई मैं एक्सपोर्टर हूँ इंडिया में और सरकार ने बोला भाई तुम्हें माल कितने का मिलता है, मैंने कहा यार 100 रुपए का पड़ता है, मैं तो 100 का बेचना चाहता हूँ। सरकार ने बोला 20 हम देंगे, तुम बेचो सामने वाले देश में 80 में, तुम्हारे तो 100 हो रहे हैं ना पूरे, तुम 80 में बेचो इसको दबा के, ताकि ज्यादा बिके, वहां का मार्केट कैप्चर हो जाए। अब देखो ये है तो अल्टीमेटली सामने वाले की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए खतरनाक, क्योंकि वहां भी 100 का बिकता है, मेरा भी 100 का था, तो कॉम्पिटिशन फेयर होना था। बट क्योंकि मैं 80 में लेके चला गया तो वो तो 80 में बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 80 में बन भी नहीं सकता, कॉस्ट ही 100 आनी है उसकी। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज पे भी क्लैरिफिकेशन कि सब्सिडीज को गलत वे में ना यूज किया जाए कंपटीशन को खत्म करने के लिए या कैसे भी। तो क्या बोल रहा है?
इट डिफाइंस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, कौन कौन सी सब्सिडीज होनी चाहिए, और एक्शन देता है लाइक एक्स्ट्रा टैरिफ टू काउंटर अनफेयर सब्सिडीज। अगर अनफेयर सब्सिडीज है तो आप टैरिफ लगाओ, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो, प्राइस बढ़ जाएगा उतना ही, राइट। एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स, सेफगार्ड का क्या मतलब होता है कि भैया हार्म नहीं होनी चाहिए कोई भी लोकल इंडस्ट्री, इस तरीके के एग्रीमेंट्स। तो क्या बोल रहा है, इट अलाउज टेम्पररी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, आप टेम्पररी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अगर बहुत जल्दी से लोकल इंडस्ट्रीज हार्म हो रही हैं। तो टेम्पररी यहां पे अलाउड है, ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन से मेजर में WTO के द्वारा टेम्पररी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस अलाउड है, तो वो आएगा एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स। बढ़िया सर। इसके बाद गैट्स, गैट्स तो आप जानते ही हो, देखो GATT क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट्स क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसका मतलब सिर्फ भैया गुड्स नहीं चलेंगे, WTO तो सर्विसेज भी कवर करता है, तो सर्विसेज पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। इट कवर्स ट्रेड इन सर्विसेज, बैंकिंग, एजुकेशन, टेलीकॉम। इट एंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्केट एक्सेस इन कमिटेड सेक्टर्स। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मार्केट एक्सेस होना चाहिए प्रॉपर कमिटेड सेक्टर्स में। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, भाई गुड्स पे ऊपर सारी बातें हो गई, ये सर्विस पे हो गई, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या रूल्स होने चाहिए, वो पेटेंट वगैरह होते हैं ना, वो कैसे मिलेगा, कितना प्रोसीजर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करना है बेसिकली अपने नाम को। भाई अगर इंडिया में कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, तो जैसे हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे ही उनके नाम को भी प्रोटेक्शन दे कि उस नाम से कोई और कंट्री में, उस नाम से हमारी कंट्री में कोई और कंपनी तो माल नहीं बना रही, इस तरीके की प्रोटेक्शन। तो क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ IP लॉज। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, कि टाइम टू टाइम जो ट्रेड पॉलिसीज बनी है उनको रिव्यू करो, देखो ठीक है या नहीं है, उनके अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं। टाइम टू टाइम भाई बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो करो। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ मेंबर ट्रेड पॉलिसीज, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। परफेक्ट सर। और लास्ट आते हैं प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स। सर अभी तक हमने यूनिलेटरल पढ़ा था, बाईलेटरल पढ़ा था, मल्टीलेटरल पढ़ा था, ये प्लूरल से कहां से आ गया प्लूरीलेटरल। देखो मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारी नेशंस, जिसमें सब कवर हो गई WTO की। प्लूरीलेटरल का मतलब दो से तो ज्यादा है, भाई दो तो बाईलेटरल हो गया, उससे तो ज्यादा है लेकिन सारी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरीलेटरल। तो डील साइंड बाय सम WTO मेंबर्स, नॉट ऑल, बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। इसको हम इसमें कवर करके चलते हैं। बढ़िया सर। इसके बाद दोहा राउंड हो गया। दोहा राउंड क्या है बेटा जी, इसके अंदर अब दोहा में मीटिंग हुई, ठीक है, जैसे पीछे मीटिंग हुई थी ना, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में लिखो मीटिंग कहाँ पे हुई थी, क्या नाम था उस जगह का, जल्दी से बताओ जरा कमेंट सेक्शन में लिखो क्या नाम था। अभी दोहा में क्या हुआ बेटा, डेवलपिंग नेशंस की मीटिंग हुई थी, क्या था, द दोहा राउंड ऑल्सो नोन एज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इज द 9th राउंड ऑफ WTO ट्रेड नेगोशिएशन सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये याद रखना है क्या सर, हाँ। दोहा राउंड जो था 9th राउंड था, यानी WTO जो है 9वीं बार यहाँ पे मीटिंग हुई, 9th राउंड, लॉन्च्ड एट द 4th WTO मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दोहा कतर इन नवंबर 2001। ये डेट याद रखनी है, यस सर। गोल क्या था, टू रिफॉर्म द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में चेंज लेके आए, मीटिंग्स करें, डिस्कशंस करें, फीडबैक लें, क्या क्या चीजें हो सकती हैं ताकि बैरियर्स को कम करा जा सके और अपडेट एंड इंप्रूव करा जा सके ग्लोबल ट्रेड रूल्स को, ठीक है। इसमें क्या एरियाज ऑफ नेगोशिएशन थे, टोटल 20 थे, जिसके अंदर एग्रीकल्चर पे चर्चा हुई जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, सर्विस पे चर्चा हुई, नॉन एग्रीकल्चरल पे चर्चा हुई, ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स किस तरीके के हैं, किस किस ज्योग्राफी में क्या क्या, किस किस एरिया में कैसे ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे चर्चा हुई। तो दोहा पे मेनली आपको यही चीजें याद रखनी है। बढ़िया सर। सर G20 क्या है बेटा, G20 बहुत सिंपल है, 20 देश आएंगे, अभी इंडिया में भी G20 हुआ था याद है,
तो 20 देश आएंगे, आपस में ट्रेड पे चर्चा करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, चीजों को आसान कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ग्रो करने में। ये सब डिस्कशन करेंगे। खत्म हो गया चैप्टर, कुछ नहीं है। G20 कंट्रीज हैव टेकन बोथ ट्रेड फैसिलिटेटिंग यानी ट्रेड को बढ़ाना एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव एक्शंस। ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव कौन से? जो अनफेयर हैं, जो अननेसेसरी हैं, वो चीजें। सम रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड, कुछ चीजें हटा दी गई। ओवरऑल ट्रेंड शोज इंक्रीजिंग ट्रेड बैरियर्स। ओवरऑल ट्रेंड दिखाता है कि ट्रेड बैरियर्स थोड़े थोड़े बड़े हैं। इशू क्या है? एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस किस चीज पे है? फूड पे, फर्टिलाइजर्स पे, इसेंशियल गुड्स पे। कारण क्या है? क्यों एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस? भाई एक्सपोर्ट तो हर देश चाहता है, लेकिन क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? बेटा अगर मेरी डोमेस्टिक डिमांड पूरी नहीं हो रही और मैं बाहर माल बेच रहा हूं तो फिर क्या फायदा है यार? तो पहले तो अपने देश में पूरा करो ना। तो जहां कमी है वहां एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। क्यों? शॉर्टेज की वजह से। प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, उस वजह से। अनसर्टेनिटी की वजह से आज बिक रहा है, कल पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। ये WTO डायरेक्टर जनरल, लो जी ये नाम देखो जरा, एनगोजी ओकोंजो इवेला, जो भी है यार, ठीक है। अर्ज द G20 लीडर्स टू कीप मार्केट ओपन एंड प्रेडिक्टेबल स्पेशली फॉर फूड एंड फर्टिलाइजर। उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा है, G20 तो ठीक है, ओके, तुम 20 नेशन बैठ के आपस में चर्चा कर लो, लेकिन जो ट्रेड होना चाहिए ना वो फेयर होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये ध्यान रखना, स्पेशली फूड पे और फर्टिलाइजर्स पे। परफेक्ट सर। ट्रेड मेजर्स देखो जरा, G20 कंट्रीज ने क्या क्या इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस करा बेटा 66 ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स, 66 ऐसे मेजर्स जिससे ट्रेड बढ़े, बढ़ावा हो। 47 ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, जिससे ट्रेड में थोड़ा सा रुकावट भी आए। सिंस 2009 11% ऑफ G20 इंपोर्ट्स आर स्टिल अफेक्टेड बाय ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। बस एक डेटा है, आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की बात करें अगर, 52 एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस फूड पे, फीड पे एंड फर्टिलाइजर्स पे लगे हैं। 27 रेस्ट्रिक्शंस कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज पे आए थे। 44% of the food related and 63% of the COVID related restrictions were by G20 economies. मेजर जो रेस्ट्रिक्शंस थे ना वो G20 इकोनॉमीज की कंट्रीब्यूशन से थे। ट्रेड रेमेडीज भी आई बेटा कुछ इसके अंदर। ट्रेड रेमेडीज का क्या मतलब है? जैसे एंटी डंपिंग वगैरह है ना। ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशंस डिक्लाइंड। अच्छा सर, कोविड-19 रिलेटेड मेजर्स स्लो डाउन। भाई जब कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर वो मेजर्स भी धीरे धीरे स्लो डाउन करने पड़ेंगे, है ना। देखो क्या बोल रहा है, सिंस 2020 201 मेजर्स टेकन, जो लिए गए थे। 77% एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन लिफ्टेड, वो हटा दिए गए। रिमेनिंग रेस्ट्रिक्शंस स्टिल कवर USD 122 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड। ठीक है, G20 मेंबर कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। लो जी, ये G20 मेंबर्स हैं और इसी के साथ समाप्त, खत्म। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी खत्म बेटा, अब बचे बस 2 इसके अंदर। बड़ा है, थ्योरेटिकल है, लेकिन तुम पढ़ते भी चलोगे ना तो आसान है, मतलब रीडिंग भी करोगे तब भी हो जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज तबीयत बहुत ख़राब थी, बट मुझे मीटिंग्स भी अटेंड करनी थी और काम भी बहुत था, बट वीडियोस भी करनी थी, सारी चीज़ें हैं। आपने आज खांसी में, गला खराब में, ख़राब आवाज़ में मुझे झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।